गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, सेशन लाइव हो चुका है, क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। ठीक 10 बज के अब 6 मिनट हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 20 दिसंबर 2024। आज 20 दिसंबर 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है और आप जानते हैं कि साल का ये आखिरी बैच आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसे हमने प्रथम बैच नाम दिया है। ये प्रथम श्रृंखला का, ये प्रथम सीरीज का दूसरा बैच है। लास्ट मंथ से हम ये प्रथम बैच आपके लिए लेकर आए थे। उन सारे के सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमने ये बैच की श्रृंखला शुरू की है। और जानते हैं, जितने भी एग्जाम्स 2025 में होने हैं, 2025 में, भाई आप जानते हैं 2024 वर्ष 2024 का समापन होने वाला है। ये साल समाप्त होने वाला है और बस हम प्रवेश करने वाले हैं 2025 में। दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स वही होंगे जो 2025 की परीक्षाओं को टारगेट बनाकर तैयारी कर रहे होंगे या तैयारी शुरू करना चाहते होंगे, या पहले से जिनकी तैयारियां चल रही होंगी। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ अब हमने टारगेट किया है 2025 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, न केवल एसएससी के एग्जाम्स को। वैसे तो मेनली फॉर एसएससी एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी कांस्टेबल, सारे के सारे जो एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ये बैच की श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे हमने प्रथम बैच की उपाधि दी है, प्रथम बैच की संज्ञा दी है। तो दोस्तों, ये प्रथम बैच श्रृंखला का सीरीज का दूसरा बैच है और इसकी शुरुआत हमने नवंबर से की थी। तो जो स्टूडेंट्स नवंबर में नहीं एडमिशन्स ले पाए थे, जो नवंबर में एनरोल नहीं कर पाए थे इस बैच में, उनके पास मौका है, इस महीने आप एनरोल कर लीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि ये इस वर्ष 2024 का अंतिम बैच है, क्योंकि अब 10 दिन के बाद ये साल भी समाप्त हो जाएगा। 10-11 दिन के बाद फिर हम प्रवेश कर जाएंगे 2025 में। और आपके पास 2025 के न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, अपने आप से एक वादा होना चाहिए कि जो गलती हमने 2024 में की थी अब वो फिर से नहीं होंगी। और हम ये अपने आप से वादा करते हैं कि 2025 में हम कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और प्राप्त करेंगे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, जिसके लिए आप, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार और आपके खासकर पड़ोसी सपना देके बैठे हैं आपके लिए। भाई जल्दी से जल्दी आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। समझ गए बात? चलिए फिर तो शुरुआत करते हैं इस प्रथम बैच में। दोस्तों, मैं अभिषेक सुमन अपनी पूरी की पूरी टीम के बिहाफ पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रथम बैच में मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे। एक इंडियन हिस्ट्री, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जीएस में आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है, तो हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो मैं आपको कराऊंगा। और साथ में इंडियन पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान के बारे में और उससे संबंधित प्रावधानों के बारे में, प्रोविजंस के बारे में, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। तो कहने का मतलब यहां पर है ना, यहां पर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स जीएस में, हिस्ट्री और पॉलिटी, वो दोनों के दोनों आपको मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी में विवेक सर हैं। बाकी हमारी पूरी की पूरी टीम है जो शुरू से पिछले लगभग 6 सालों से करियर विल ऐप पर आप लोगों के साथ मेहनत कर रही है, आप लोगों के सिलेक्शन में मदद कर रही है, आप लोगों के करियर बिल्डिंग में हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं लंबे समय से। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सारी की सारी बातें इस बैच में होंगी और खासकर टारगेट करेंगे 2025 के एसएससी एग्जाम्स को। और एसएससी के अलावा हाँ, या उन्हीं के लेवल के क्या होते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए बात? चलिए जी, शुरू करते हैं। आज हिस्ट्री की क्लास है। आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या परिचय हम हिस्ट्री का करेंगे।
जो कि हम हमेशा करते हैं, जो कि हमारी हमेशा की रीत है कि जैसे ही बैच की शुरुआत होती है तो छोड़ के पढ़ी है या ना ही पढ़ने की कभी कोशिश की है, क्योंकि वो उतनी ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। का मतलब ये है सा एक बार मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, परिचय देता हूँ, ताकि आप लोग एक बार ठीक से ब्रश अप कर सकें और एक बार फिर से आप ये रिवाइज कर सके कि भाई हिस्ट्री बेसिकली क्या है। में हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, उसमें हम हिस्ट्री क्या क्या चीजें थी जो कवर किया करते थे, या हमें अब कौन कौन सी चीजें हैं जो कवर करनी होगी। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक, मैं चेक करा लेता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसमें एक रोल होता है हिस्ट्री का, और आप जानते हैं कि एसएससी और एसएससी की जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास आपसे पूछा जाता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली हिस्ट्री क्या है दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने हमें ऐसा बताया है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास एक ग्रंथ है जो अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देती है या देता है, या जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास्ट में, अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं ही हिस्ट्री होती है, इतिहास होती है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो अतीत में घटित हुई किन घटनाओं को हम हिस्ट्री कहते हैं या इतिहास कहते हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारे पास्ट में। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, क्या अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? पहले से बेटर है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि इतिहास, हमारे बुजुर्गों ने हमें ऐसा बताया है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन क्या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास होती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान रखेंगे, पास्ट में, अतीत में घटित हुई वो सारी की सारी घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास प्रमाण हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो आप जानते हैं कि भाई हमारे अतीत, हमारे पास्ट का अध्ययन ही क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है। और ध्यान रखेंगे ये जो हिस्ट्री शब्द है ये डिराइव होकर बना है एक वर्ड से, यानी कि एक यूनानी शब्द से, एक ग्रीक वर्ड या एक यूनानी शब्द जो कहलाता है हिस्टोरिया।
इसी हिस्टोरिया से डिराइव होकर बना है हिस्ट्री शब्द। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी जानकारी मिलती है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज नोन एज हिस्टोरिया इन ग्रीक लैंग्वेज। उसी को हम ग्रीक या यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं, और इसी हिस्टोरिया से डिराइव होकर बना है हिस्ट्री शब्द। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन ही था, एक यूनानी व्यक्ति ही था, जिसका नाम था हेरोडोटस। और आप जानते होंगे इसी हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और क्योंकि सबसे पहले ये नेक काम हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए आप जानते हैं कि भाई हेरोडोटस को ही तो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसी को कहा जाता है इतिहास का पिता। हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। और क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं या हमारे पास स्रोत हैं, केवल उन्हीं घटनाओं के अध्ययन को ही आप क्या कहते हैं, हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं। तो वो सोर्सेस जिनके आधार पर हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है या अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखेंगे वो जो सोर्सेज हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, सबसे पहले कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शंस का मतलब, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अभिलेख, पत्थरों पर, मेटल्स पर, लकड़ियों पर, रॉक्स पर, केव्स में उत्कीर्ण की गई जो हमें स्क्रिप्ट्स मिली हैं, लिपियां मिली हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है, उन्हीं को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। भारत में सबसे पुराने अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। और आप जानते हैं अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम इंक्लूड करते हैं उन मॉन्यूमेंट्स, उन स्मारकों को, उन इमारतों को, उन बिल्डिंग्स को जो कि अतीत काल से आधुनिक काल तक बनवाई गई हैं विभिन्न शासकों के द्वारा, विभिन्न समय में, विभिन्न कालों में। और ये भी हमें कहीं ना कहीं अतीत के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। इसके अलावा इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कॉइन्स, इसमें हम इंक्लूड करते हैं कॉइन्स यानी कि सिक्के। इसके अलावा स्टैचूज, मूर्तियां, सील्स यानी कि मोहरें, एटसेट्रा। और वो सारी की सारी चीजें, वो सारी के सारे सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हमें एक्सकेवेशन से मिलते हैं, उत्खनन से मिलते हैं, खुदाई से मिलते हैं, उन सारी की सारी चीजों को आप रखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन सारी की सारी चीजों का की खोज करने का काम, इन पर रिसर्च करने का काम, इनके रख रखाव करने का काम एक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। दैट डिपार्टमेंट इज नोन एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कभी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यही विभाग इन सारी की सारी चीजों
कि खोज रख रखाव और शोध के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां एक तरफ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, इन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत। तो लिटरेरी सोर्सेज में, साहित्यिक स्रोतों में हम इंक्लूड करते हैं उन बुक्स को, उन पुस्तकों को, उन लेखों को जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देती हैं। और ध्यान रखेंगे ये भी 3 प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले या तो ये रिलीजियस होंगी, धार्मिक, जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, हमारे उपनिषद है, हमारे पुराण है, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं। ये सारी की सारी क्या है, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज हैं, धार्मिक साहित्यिक स्रोत है। वहीं दूसरी तरफ ये नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं। और अगर नॉन रिलीजियस की बात करें, यानी कि गैर धार्मिक की बात करें, तो इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, इसके भी हमारे पास कई उदाहरण हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। कहने का मतलब ये भी हमें अतीत या पास्ट के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक सोर्सेज हैं। और तीसरे प्रकार के लिटरेरी सोर्सेस दोस्तों कहलाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्रियों का विवरण से क्या मतलब है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्राचीन काल से ही हमारे देश में समय समय पर कुछ विदेशी यात्री या कुछ विदेशी ट्रैवलर्स का आवागमन रहा। वो लोग हमारे देश में आए, कुछ समय उन्होंने यहाँ पर आकर बिताया, उसके बाद वो अपने अपने देशों में वापस लौटे। और जब उन्होंने अपनी पूरी की पूरी यात्रा का वृत्तांत लिखा, पूरी की पूरी जर्नी को जब डिस्क्राइब किया, तो उसमें जमकर बखान किया हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। इसके हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। याद कीजिए, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग नाम का एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया, जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। और उस सी यू की नामक पुस्तक से हमें कई जानकारियां हर्षवर्धन के शासनकाल और भारत के बारे में हमें जानकारी मिली, या हमें पता चला। ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश चल रहा था और शासन कर रहा था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री मोरक्को से भारत आया, जिसका नाम था इब्न बतूता। उसने भी रेहला नामक पुस्तक लिखी, और रेहला नामक पुस्तक में ही उसने कई सारे महत्वपूर्ण बातें बताई दिल्ली सल्तनत के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में। जैसे याद कीजिए, रेहला नामक पुस्तक में ही इब्न बतूता ऐसा कहता है, इब्न बतूता ऐसा लिखता है कि जब वो दिल्ली सल्तनत आया तो उस समय दिल्ली विश्व का सबसे समृद्ध शहर हुआ करता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ण जड़ित ईंटों से तुगलकाबाद में एक महल का निर्माण करवाया था, जिसके अंदर एक कुआं हुआ करता था, जिसके अंदर एक कुआं बनवाया गया था, जिसको पूरा का पूरा गोल्ड या सोने से भर दिया था। इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता ने ही हमें कहा कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था। सिर्फ 3 जगहें ऐसी थी जिन पर वो अधिकार नहीं कर पाया था, कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपुताना।
ये बातें हमें कहां से पता चलती हैं? इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए रेहला नामक पुस्तक से। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमारे अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और वो घटना इन दोनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है या दोनों से खरी उतर जाती है, तो आप उसे बाइज्जत बाअदब क्या कह सकते हैं? आप उसे बाइज्जत बाअदब कह सकते हैं, हिस्ट्री या इतिहास। लेकिन अगर उसका हमारे पास ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ना ही कोई लिटरेरी सोर्स है, तो फिर आप उसे इतिहास नहीं कह सकते, फिर आप उसको हिस्ट्री में जगह नहीं दे सकते। सिर्फ एक क्या है, अतीत है, एक पास्ट है, हो भी सकता है नहीं भी, आप उसे इतिहास नहीं कह सकते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड द पास्ट। इतिहास और अतीत में सबसे बड़ा अंतर इसी चीज का है। सर सीयू की बुक ह्वेन सांग ने लिखी थी। जी हाँ भाई, क्योंकि इसका मतलब है द लाइफ। ह्वेन सांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जब वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था तब की बात है ये। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एज पर एसएससी 2025 एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2025 आपके सिलेबस में आपके पास पढ़ने के लिए है इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, चाहे आप पुलिस सर्विस की तैयारी करते हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो अदर स्टेट पुलिस हो, चाहे आप किसी भी स्टेट एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जब भी आप सिलेबस उठाकर देखेंगे, है ना, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा जीएस, जनरल स्टडीज। और जब आप जनरल स्टडीज को खोलकर देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा होगा? इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिंदी में भारत का इतिहास या भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। समझ गई बात? तो कहने का मतलब है आपके सिलेबस में आपके पास पढ़ने के लिए इंडियन हिस्ट्री है या भारतीय इतिहास है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, वी कैन डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 मेजर पार्ट्स। हम भारतीय इतिहास को 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत। अगर आप बिगिनर हैं, आज से पहले आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है स्कूल को छोड़कर, ये मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। इंडियन हिस्ट्री के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला एंशिएंट इंडिया, सेकंड वन इज नोन एज मेडिवल इंडिया, यानी कि जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मध्यकालीन भारत। एंड थर्ड मेजर पार्ट इज मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 मेजर पार्ट्स में हमने इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को विभाजित किया है। अब अगर इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों हिस्ट्रीज को, इन तीनों पीरियड्स को आप आपस में कंपेयर करेंगे, तो आपस में कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे
लंबा और सबसे पुराना पार्ट कौन सा रहा है? एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। इसीलिए वी कैन फर्दर डिवाइड एंशिएंट इंडिया और प्राचीन भारत इनटू 3 मेजर पार्ट्स। अब हम प्राचीन भारत को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पीरियड कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड वन इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि हिंदी में आप लिख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो भाई तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखकर नहीं तो सुनकर समझ में आ जाएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत को। अब इन तीनों का मतलब क्या है और तीनों में अंतर क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष तो हैं लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है। कहने का मतलब ये केवल अवशेषों पर आधारित काल है। ये उस समय की बात या इतनी पुरानी बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार भी नहीं किया गया था, मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था, इसीलिए हमें केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले, कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं मिला। दैट पीरियड इज नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल, ये वो पीरियड है, ये वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में लिखित साक्ष्य या लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। कहने का मतलब मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन अपनी लिपियों में उसने क्या कन्वे करने की कोशिश की या क्या लिखा, ये हम आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि उस समय मनुष्य भावचित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल करता था। फॉर एग्जाम्पल द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की लिपि, वो एक भावचित्रात्मक लिपि हुआ करती थी जिसमें पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता था और चित्र बना बनाकर उस लिपि को लिखा जाता था। तो लिपियां लिखी हुई हमें मिली हैं लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उन्हें समझ नहीं पाए, इसीलिए दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में रिटन सोर्सेस, साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं। और जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, जितने भी रिटन सोर्स हमें मिले हैं, उन सबको पढ़ने में भी सफलता हासिल की जा सकी है, इसीलिए दैट इज हिस्टोरिक पीरियड, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब अगर आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करके देखेंगे तो सबसे पुराना और सबसे लंबा पीरियड कौन सा रहा होगा? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। आप इसको फर्दर 3 एजेस या 3 युगों में क्या कर लीजिए? विभाजित कर लीजिए। कैसे? सबसे पहला कहलाता है स्टोन एज, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पाषाण युग। नाम से पता चल रहा है जिस एज में, जिस युग में मनुष्य केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल करता था, केवल और केवल पाषाणों का इस्तेमाल करता था, दैट पीरियड इज नोन एज स्टोन एज। उसी को हम पाषाण युग कहते हैं। ये उस समय की बात है जब मनुष्य एक शिकारी, एक आखेटक हुआ करता था और उसका मुख्य काम अपने लिए केवल और केवल फूड गैदरिंग या भोजन इकट्ठा करना हुआ करता था, जिसके लिए वो पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था। दैट इज स्टोन एज। उसको आप कहते हैं पाषाण युग। लेकिन अभी तक तो मनुष्य केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहली धातु, सबसे पहली मेटल कौन सी खोजी? कॉपर।
तांबा। और जैसे ही वो पत्थरों के साथ अब तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा, अब कॉपर को भी यूज करने लगा। वी एंटर्ड इनटू चाल्कोलिथिक एज। तो हम प्रवेश कर गए चाल्कोलिथिक एज या ताम्र पाषाण काल में। अब ये ताम्र पाषाण काल वो काल है जिसमें मनुष्य पत्थरों और तांबे दोनों का इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि स्टोन्स का इस्तेमाल तो वो कर ही रहा था, साथ में वो तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा, वो कॉपर का भी इस्तेमाल करने लगा। दैट इज चाल्कोलिथिक पीरियड। वो कह रहा है ताम्र पाषाण काल। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने बाकी धातुओं को भी खोज की और अब मुख्य रूप से औजार बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए मेटल्स का इस्तेमाल होने लगा। इसीलिए वी एंटर्ड इनटू मेटल एज। तो भैया हम प्रवेश कर गए धातु युग में, मेटल एज में। और अगर धातु युग की बात करें तो धातु युग को हम 3 मेटल्स के आधार पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कॉपर, तांबा सबसे पहले, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर बना दिया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एज। और फिर लगभग ईसा के जन्म से 1000 साल पहले भारत में खोज हुई आयरन, लोहे की। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से हमें पता चला, या हमें सोर्सेज मिले आयरन के, लोहे के। तो उसको हम मेटल एज में रखते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है भाई? यहां तक किसी को कोई दुख, दुविधा, तकलीफ, बीमारी, परेशानी? क्लियर हो गई बात यहां तक? अब है ना, अब स्टोन एज, चाल्कोलिथिक एज और मेटल एज, इन तीनों एजेस को आप आपस में कंपेयर करेंगे। और जब आप आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पुरानी एज और सबसे लंबी एज कौन सी रही होगी? स्टोन एज रही होगी। तो चलिए, स्टोन एज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। अब आप स्टोन एज को, अब आप पाषाण युग को फर्दर 3 महत्वपूर्ण भागों में क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, होने दीजिए। सिर्फ आज समझने वाली क्लास है, इसके बाद तो सिर्फ मजे ही आने हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ही आना है पढ़ने में। आज बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। समझ के बात? अब अगर हमने तीनों एजेस को आपस में कंपेयर किया तो सबसे पुरानी और सबसे लंबी एज स्टोन एज रही, इसीलिए इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड। सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। सेकेंड वन इज नोन एज मेसोलिथिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल। एंड थर्ड मेजर पार्ट इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं नव पाषाण काल। अब इन तीनों का मतलब क्या है भैया, ये समझने वाली बात है। सर ये तो प्याज की भांति ही है, परत दर परत परतें खुलती ही जा रही हैं। कोई बात नहीं, खोलते रहिए, क्या दिक्कत है। मैंने तो आपसे कहा था ना, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और पहुंचेंगे बिल्कुल डेप्थ तक। तभी तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसा भी आए, जो भी आए कर लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों में अंतर क्या है?
पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिस पीरियड में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 20 लाख साल पहले हो जाती है। उस पीरियड में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, लेकिन आग का इस्तेमाल करना मनुष्य को नहीं आता था। मनुष्य एक शिकारी था, एक आखेटक था, और उसका मुख्य कार्य अपने लिए भोजन इकट्ठा करना हुआ करता था। इसीलिए पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर शिकार किया करता था जानवरों का, उनको मारकर खाया करता था, उन्हीं की खाल को पहन लिया करते थे। खाना बदोशों की जगह एक स्थान से दूसरे स्थान को बदल बदल कर रहा करते थे। दैट पीरियड इज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड। लेकिन धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, एंड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, और मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन की शुरुआत की। और जिस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, दैट पीरियड इज नोन एज मेसोलिथिक पीरियड। उसी को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। और ध्यान रखेंगे, हमें सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन्स या मानव कंकालों या अस्थि पंजरों के जो एविडेंसेस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो भी कब के मिले हैं? मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल के मिले हैं। धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट और हुई, मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, एंड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, और मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी। और जिस पीरियड में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की, ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर, दैट पीरियड इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड। उसी को हम नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार भी किया गया था। अब इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो तीनों में सबसे पुराना और सबसे लंबा पीरियड कौन सा रहा होगा? ऑब्वियसली पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। इसीलिए दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट। करते रहिए बस डिवाइड। इतना डेप्थ तक जा सकते हैं, आज चले जाते हैं। उसके बाद केवल और केवल एग्जाम से रिलेवेंट चीजें पढ़ेंगे। अब ये एग्जाम से रिलेवेंट है या नहीं, ये आपको अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चलिए जी, पैलियोलिथिक पीरियड को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला कहलाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, या जिसे आप कह सकते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पूरा पाषाण काल। सेकेंड वन इज नोन एज मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, या मध्य पूरा पाषाण काल। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या मध्य पूरा पाषाण काल। एक होता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पूरा पाषाण काल। इन 3 पीरियड्स में हमने डिवाइड किया है पैलियोलिथिक पीरियड को। इस आधार पर अभी अभी मैंने आपको बताया, पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड था जिसमें मनुष्य एक शिकारी था और पत्थरों का इस्तेमाल करके वो औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था। तो कुछ खास पत्थरों का इस्तेमाल, जैसे कि क्वार्ट्जाइट स्टोन्स का इस्तेमाल वो किया करता था लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, तो हमने उसको अलग पीरियड बना दिया, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। जब उसने चर्ट और फ्लिंट स्टोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया अपने टूल्स या औजार बनाने के लिए, तो हमने वो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में रख दिया। जब उसने ब्लेड नामक उपकरण, टूल्स या हथियार बनाने शुरू किए या औजार बनाने शुरू किए, तो वी कंसीडर्ड दैट अपर पैलियोलिथिक पीरियड। कहने का मतलब मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करके जब औजार बनाने शुरू किए,
या जब औजार बनाए तो उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर हमने उस पीरियड्स को भी या पैलियोलिथिक पीरियड को भी फर्दर 3 पीरियड्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। अगर आप यहां तक बातचीत को कंफर्म कर देंगे तो मजा आ जाएगा। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ, कोई दर्द तो पूछ लीजिए। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई या अभी भी कौनो तकलीफ है? जल्दी बताइए। यहां तक की बात जो मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई या नहीं आई? मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को किस किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, किस किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, सिर्फ इतनी सी बात आपको बताई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इतनी देर से इतनी सारी बातें कर चुका हूं और आपको यह भी समझ में आ रहा होगा मेरी बातों से कि मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। लेकिन मैं एग्जैक्टली कितनी पुरानी बात कर रहा हूं ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमें तारीखों का इस्तेमाल करना नहीं आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, यहां पर जितने भी मैंने पीरियड्स लिखे हैं इनमें सबसे पुरानी या सबसे पुराना पीरियड कौन सा है? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड दोस्तों बात है 20 लाख बीपी, या आप इसको लिख सकते हैं 20 लाख ईयर्स पी। यहां पर बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। और आज से कितना पहले? आज से लगभग 20 लाख साल पहले। तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले का जो पीरियड था दोस्तों उसको हमने क्या कहा? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। समझ गए बात? यहां पर बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब है 80,000 ईयर्स बीपी, आज से लगभग 80,000 साल पहले। आज से लगभग 80,000 साल पहले कौन सा पीरियड था? मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और आज से लगभग 35,000 ईयर्स बीपी। आज से लगभग 35,000 साल पहले, आज से लगभग 35,000 वर्ष पहले अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पुरा पाषाण काल की बात हम करते हैं। और अगर हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, आज से लगभग 12,000 साल पहले मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड आज से मान लीजिए लगभग 10,000 साल पहले। अभी मैंने ना तो आपको बीसी समझाया है ना ही मैंने आपको एडी समझाया है। अभी हम केवल और केवल बात कर रहे हैं आज से इतने साल पहले की। नरेंद्र खुमरा यूट्यूब पर आकर बता रहे हैं कि इन्होंने प्रथम 1.0 बैच लिया है। कोई बात नहीं मेरे भाई नरेंद्र जी, आपको मेरा प्रचार करने की क्या जरूरत है। जिन लोगों को मेरी आज की बात समझ में आ गई वो फायदे में रहेंगे, तो नहीं आएगी देखेंगे बाद में क्या करना है इनको। समझ गए बात? तो आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे। टेक 5-10 मिनट्स ब्रेक,
क्योंकि 11 बजे आपको राकेश सर मिलने वाले हैं इसी बैच में। अगली क्लास राकेश सर की रहेगी, ठीक है। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री का, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना था कि भाई हिस्ट्री क्या है और उसको किस किस तरीके से हमने क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है या डिवाइड कर दिया है, ये सिर्फ आपको बताना था। बाकी मंडे को आपके बैच में लाइव क्लास में मुलाकात होगी और मंडे से हम लोग है ना हिस्ट्री में आपके टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करना शुरू करेंगे। तारीखों का इस्तेमाल मैं आपको पहले बता देता हूं या बता दूंगा कि कैसे करना है, उसके बाद फिर हम आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। सर रिकॉर्डेड रहेंगी क्या क्लास? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्लास पूरी तरीके से लाइव रहेगी। अभी आप जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास पूरी तरीके से लाइव रहेगी और मेरी आदत है जब भी मैं क्लास शुरू करता हूं तो आपको डेट और टाइम जरूर बताता हूं ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि ये क्लास लाइव है, इसमें कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं। रिकॉर्डेड कुछ नहीं होगा, सब कुछ लाइव रहेगा। मुलाकात होगी लाइव क्लास में आपके टॉपिक्स के साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है वो जल्दी से करियर विल ऐप डाउनलोड करके उसमें एनरोल कर लीजिए। दिस इज प्रथम बैच 2025 जो साल का आखिरी बैच है। इसके बाद तो अब बैचेस लेने का मौका आपको सीधे अगले साल मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, टू द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।